हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज से हमारा एनसीईआरटी का सीरीज शुरू हो रहा है और इस सीरीज में हम सबसे पहले ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे। और ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है 6 क्लास से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे। आपको पता है कि फॉर सिविल सर्विसेज एनसीईआरटीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स, है ना। अगर आप पीवाई को एनालाइज करें तो आपको ये दिखेगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि कई बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। साथ ही साथ आंसर राइटिंग में भी एनसीईआरटी विल हेल्प यू, है ना। एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है या जो लाइंस लिखी गई हैं उन लाइंस को आप डायरेक्टली अपने आंसर में इनकलकेट कर सकते हैं, या फिर आपकी जो भाषा पर पकड़ है उसमें भी एनसीईआरटी आपको हेल्प करती है। जो कीवर्ड्स हैं जो आंसर में लिखे जाते हैं वो कीवर्ड्स भी आप एनसीईआरटी से सीख सकते हैं। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी, खासकर अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी की बात करें तो इसके लिए एनसीईआरटी बहुत ही यूजफुल माना जाता है। बीपीएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, एनसीईआरटी को ऐसा कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट होता है, खासकर उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी इस शुरुआत की हो और जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं हो, है ना। जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सोशल साइंस को यानी जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हैं वो 10th तक ही पढ़ते हैं और 12th में उनका बैकग्राउंड साइंस होता है। तो इस स्थिति में एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। स्पेशली ज्योग्राफी की बात करें तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो उस तरह से उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट द डिस्कशन ऑन एनसीईआरटी। तो सबसे पहले हम 6 क्लास की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 6 क्लास की एनसीईआरटी, और इसका जो टाइटल है वो है द अर्थ आवर हैबिटेट, यानी अर्थ के बारे में, अर्थ के जो डिफरेंट स्फीयर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंडेक्स इंडेक्स को स्टडी करें। तो इंडेक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं उसको हम देखेंगे। तो इस बुक में 6 क्लास की जो ये किताब है उसमें कई सारे चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है, जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी अर्थ के बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। अर्थ क्या है? अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, है ना। वन ऑफ द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अर्थ क्या है? हमारे जो सौर मंडल है उसमें से 8 में से कोई एक ग्रह है ना अर्थ। और अर्थ के कई सारे स्पेयर्स हैं, कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे लिथोस्फेयर यानी स्थल मंडल, हाइड्रोस्फेयर यानी जल मंडल, है ना। उसके बाद एटमोस्फेयर यानी वायुमंडल, और बायोस्फेयर मीन्स जैव मंडल। तो अर्थ के कई सारे पार्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, है ना। सोलर सिस्टम में इसका जो प्लेस है प्लैनेट्स के अमॉन्ग, वो कौन से प्लेस पे आता है, ये सारी चीजें। और साथ ही साथ अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर इज ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। तो सेकेंड चैप्टर जो है, सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर। लैटिट्यूड्स क्या है? पैरेलल लाइंस जो अर्थ के चारों तरफ खींची गई हैं। लॉन्गिट्यूड्स क्या है? वैसी लाइन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट करता है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि लैटिट्यूड का एप्लीकेशन क्या है, लैटिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे लैटिट्यूड को अगर देखें तो लैटिट्यूड जो सर्कल जो अर्थ के चारों तरफ खींची गई हैं वो हमें लॉन्गिट्यूड्स के साथ एग्जैक्ट पोजीशन बताता है किसी भी प्लेस का ग्लोब पर। और साथ ही साथ लैटिट्यूड्स हमें किसी भी रीजन का जो क्लाइमेट बताता है, उस रीजन का जो वेजिटेशन है वो बताता है, जो टेम्परेचर जोन है उसके बारे में बताता है, प्रेसिपिटेशन के बारे में बताता है। तो ये कई सारी जानकारियां हमें लैटिट्यूड्स के माध्यम से मिलती है। लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स का जो एप्लीकेशन है वो टाइम डिसाइड करने में, यानी ग्लोब पर जितने भी कंट्रीज हैं सबका टाइम डिसाइड होता है लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। जो प्राइम मेरिडियन है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो टाइम जोन डिसाइड किया जाता है। इसके अलावा जो लॉन्गिट्यूड है वो इंटरनेशनल डेट लाइन भी डिसाइड करता है, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे। थर्ड चैप्टर इज मोशन ऑफ द अर्थ। का चैप्टर है पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। मैं इस क्लास में, एनसीईआरटी की क्लास में
आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टर्म्स में डिस्कस करूंगा, है ना। तो मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ मींस पृथ्वी की गतियां। तो अर्थ टेक्स टू टाइप्स ऑफ मोशन, यानी पृथ्वी दो तरह की गतियां करता है। एक घूर्णन गति, यानी अपने अक्ष के चारों ओर पृथ्वी घूर्णन गति करती है, यानी रोटेशनल मोशन करती है। और दूसरा परिक्रमण गति, यानी रिवोल्यूशनरी मोशन, यानी सूर्य के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में, है ना, अर्ध अंडाकार पाथ में, जिसे कहा जाता है अंडाकार पाथ या अर्धवृत्ता का पाथ, उसमें पृथ्वी जो ना सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसे रिवोल्यूशनरी मोशन या परिक्रमण गति कहते हैं। और अपने अक्ष पर जो अर्थ घूमती है उसे घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन कहते हैं। और इन रोटेशन और रिवोल्यूशनरी मोशन के द्वारा कौन कौन से ज्योग्राफिकल इवेंट्स होते हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, रोटेशनल स्पीड के कारण, रोटेशनल मोशन के कारण सनराइज और सनसेट जैसी घटना होती है, सूर्योदय और सूर्यास्त जैसी घटना होती है, उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसके कारण हमें डे एंड नाइट जैसे फेनोमेना देखने को मिलता है। उसी तरह अगर रिवोल्यूशन की बात करें, परिक्रमण की बात करें, तो रिवोल्यूशन के कारण और साथ ही साथ अर्थ का जो एक्सिस जो 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, उसके कारण सीजनल वेरिएशन यानी ऋतुओं में परिवर्तन, साथ ही साथ एक अलग अलग ऋतुओं में दिन और रात की लंबाई में अंतर, है ना, डिफरेंसेस इन द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन में डे और नाइट की जो लंबाई होती है वो अलग होती है। ये भी इसका भी कारण है रिवोल्यूशनरी मोशन और पृथ्वी के अक्ष का झुका होना, एक्सिस का टिल्ट होना। और थर्ड, किसी पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक ही सीजन में किसी पर्टिकुलर टाइम पर अलग अलग लैटिट्यूड्स पे डे और नाइट के लेंथ में डिफरेंस होना, ये वेरिएशन होना, ये भी किसके कारण है? रिवोल्यूशनरी मोशन एंड टिल्टिंग ऑफ अर्थ एक्सिस। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। मैप्स यहाँ पे कुछ चैप्टर्स में है मैप्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। मैप में मैपिंग के बारे में, बेसिक मैपिंग के बारे में बताया गया है ना, जो अलग अलग हमारे कॉन्टिनेंट्स है, 7 कॉन्टिनेंट्स है, उसको लोकेट करेंगे हम मैप पर। और जो ओशंस है ना, जो ओशंस है उसको यहाँ पे लोकेट करेंगे मैप पे। तो डिफरेंट मैप के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। डोमेन क्या है अर्थ का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो वेरी इंपॉर्टेंट, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, है ना। अलग अलग लैंडफॉर्म्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? लैंडफॉर्म्स आर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ पे जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है उसे लैंडफॉर्म कहा जाता है। एंड लैंडफॉर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय रिलीफ फीचर्स। लैंडफॉर्म्स को रिलीफ फीचर्स भी कहा जाता है, उच्चावच भी कहा जाता है। लैंडफॉर्म मीन स्थलाकृतियां, उसे उच्चावच भी कहा जाता है। उच्चावच को कैसे डिफाइन करते हैं, रिलीफ फीचर्स को कैसे डिफाइन करते हैं? तो रिलीफ फीचर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेशन एंड ग्रेडियंट्स, यानी ऊंचाई और ढाल, इसके द्वारा रिलीफ फीचर्स यानी उच्चावच को डिफाइन किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, यानी लैंडफॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एज रिलीफ फीचर्स, उच्चावच। और उसे डिफाइन कैसे करते हैं? दे आर डिफाइंड बाय एलिवेशन एंड स्लोप, है ना, ऊंचाई और ढाल से उसे डिफाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, माउंटेन, पर्वत। माउंटेन्स क्या है? माउंटेन का जो बेस होगा वो वाइड होगा, है ना, और हाइट अधिक होगी, और स्लोप स्टीप होगा, स्टीप स्लोप होगा। और जो टॉप होगा, एपेक्स होगा, वो कोनिकल होगा, है ना, वो कोनिकल शेप का होगा। लेकिन वही अगर हिल्स की बात करें तो हिल्स की हाइट कम होगी और जो टॉप होगा वो राउंड शेप का होगा। उसी तरह प्लेटो की बात करें तो उसकी हाइट मॉडरेट होगी और जो टॉप होगा वो फ्लैट होगा। वैली, निगेटिव डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन जो अर्थ सरफेस पे जो डिप्रेशन है उसे वैलीज कहेंगे, घाटी कहेंगे। तो इस तरह से कई सारे लैंड फॉर्म्स हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है और जो बेसिक चीजें हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वाले चैप्टर से, मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आवर कंट्री इंडिया, इंडिया के बारे में हमारा कुछ डिस्कशन होगा इस चैप्टर्स में, जैसे उसका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है या फिजिकल डिवीजन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, जो बेसिक चीजें हैं, सॉइल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे इंडिया की, है ना। तो इस 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें ये सारे चैप्टर्स हैं, उसे 1 बाय 1 हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे, है ना। जिसमें इंडिया में जो लास्ट चैप्टर है 8th चैप्टर, उसमें क्लाइमेट, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे।
वेजिटेशन क्या होता है और वेजिटेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो भी यहाँ पर। तो ये सारे चैप्टर्स हैं, तो वन 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 हम इन सारे चैप्टर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस ऑन फर्स्ट चैप्टर। व्हाट इज द फर्स्ट चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर है हमारा, फर्स्ट चैप्टर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर है हमारा द अर्थ, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फर्स्ट चैप्टर इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। समझिए, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, पहले चैप्टर को समझते हैं। व्हाट इज अर्थ? अर्थ क्या है? पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक ग्रह है। अर्थ इज अ प्लैनेट, वन ऑफ द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इस सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ 8 प्लैनेट्स, न्यूमरस सैटेलाइट्स, न्यूमरस एस्टेरॉइड, न्यूमरस मेटेरॉइड्स, है ना, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट, कई सारे उपग्रह, 8 ग्रह, कई सारे उपग्रह, कई सारे क्षुद्र ग्रह, कई सारे उल्कापिंड, कई सारे पुच्छल तारा, ये सब का मिलकर बना है, और साथ ही साथ कई गैसेस। ये यहाँ पे तो अर्थ का पोजीशन क्या है सोलर सिस्टम में? अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी हमें अर्थ को समझने के लिए या अर्थ का जो पोजीशन है सोलर सिस्टम में उसको समझने के लिए सोलर सिस्टम को समझना होगा। और सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ, है ना, इज द पार्ट ऑफ गैलेक्सी। सोलर सिस्टम मतलब क्या? एक स्टार यानी सन, इसके अलावा 8 प्लैनेट्स, इसके अलावा कई सारे उपग्रह सैटेलाइट्स, कई एस्ट्रॉइड्स एस्ट्रॉइड्स न्यूमरस, है ना, मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड मींस क्षुद्र ग्रह, कई सारे मेट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स मींस उल्कापिंड, और इसके अलावा कई सारे पुच्छल तारे, है ना, कॉमेट्स, इसके अलावा गैसेस। तो ये जो सोलर सिस्टम है, ये स्टार और ये जो प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स का जो कॉम्बिनेशन है, वो किसका पार्ट है? वो गैलेक्सी का पार्ट है। क्योंकि गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी को कहा जाता है कलेक्शन ऑफ स्टार्स, इसमें कई सारे स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स होंगे एक गैलेक्सी में। फॉर एग्जांपल आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी को कहा जाता है, गैलेक्सी को कहा जाते हैं मिल्की, जैसे हमारा जो गैलेक्सी है उसे है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा, है ना, हमारे आकाश गंगा का नाम है मिल्की वे। इसका इंडियन नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी आकाश गंगा, मंदाकिनी गैलेक्सी, है ना, इंडियन नेम है। उस मंदाकिनी गैलेक्सी में या फिर मिल्की वे गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, उसमें से एक स्टार है सन, सूर्य, और उसके कुछ फैमिलीज मेंबर्स हैं। फैमिली मेंबर्स में 8 प्लैनेट्स हैं, है ना, कई सारे, हर प्लैनेट्स का कुछ ना कुछ उपग्रह है ना, कुछ प्लैनेट्स के उपग्रह नहीं भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्षुद्र ग्रह हैं, बहुत सारे उल्कापिंड है ना, तो ये सारे हैं। तो ये सन की फैमिली, उसी तरह दूसरे स्टार की फैमिली होगी। तो हमारा जो कंसर्न है इस चैप्टर में वो सोलर सिस्टम से है। हमें क्या पढ़ना है? सोलर सिस्टम, सौर मंडल। इसमें सूर्य के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और उसके जो 8 प्लैनेट है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसमें अर्थ का क्या पोजीशन है उसको देखेंगे। के अलावा और भी जो दूसरे मेंबर्स हैं उनकी भी स्टडी करेंगे। तो आपको समझ में आ गया द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे अगर देखें तो बातें इसमें मेजर जो बातें की गई है, इसमें सोलर सिस्टम की बात की गई है। सोलर सिस्टम से पहले आपको कुछ मेजर चीजें बता दें। सोलर सिस्टम पढ़ने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं, यानी मुख्यतः जो इस पे फोकस किया गया है इस चैप्टर में वो है सोलर सिस्टम। लेकिन सोलर सिस्टम को जानने से पहले आपको गैलेक्सी के बारे में जानना होगा। तो गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी मींस आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ स्टार्स। और ऐसे कई सारे मिलियंस ऑफ आकाश गंगा, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी को मिला दे तो वो हमारा बन जाएगा यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, एंड गैलेक्सी इज द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। यानी ब्रह्मांड क्या है? कई सारे करोड़ों आकाश गंगाओं का संग्रह है। इसी तरह आकाश गंगा क्या है? करोड़ों तारों का संग्रह है। यानी सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? आकाश गंगा का। और आकाश गंगा किसका पार्ट है? ब्रह्मांड का। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, यानी इसको अगर हम
डिफाइन करें सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस एक दिमाग में आपको बनाना है। क्या बनाना है कि यूनिवर्स यूनिवर्स इज द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। फिर गैलेक्सीज गैलेक्सीज इज द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, है ना। उसमें स्टार्स हैं और उस वन ऑफ द स्टार है सन, वन ऑफ द स्टार है सन, द स्टार है सन, और सन की अपनी फैमिली है। तो सन की जो फैमिली है उसे ही हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम। सन की जो फैमिली है उसे ही क्या कहा जाता है, सोलर, है ना। जिसमें 8 प्लैनेट्स, कई सारे उपग्रह, है ना। शुद्ध ग्रह मीन्स एस्ट्रॉइड, यानी सन की जो फैमिली है। तो अगर हम यूनिवर्स पे चर्चा करें, यूनिवर्स का फॉर्मेशन, यूनिवर्स की ओरिजिन कैसे हुई, तो 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहां हम डिस्कस करेंगे, है ना, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना। उस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ओरिजिन कैसे हुआ। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताना चाहता हूँ यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। यूनिवर्स का ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट और एक्यूरेट एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, है ना। ऐसा कहा जाता है कि आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, है ना, आज से 13.8 अरब साल पहले पूरा यूनिवर्स एक टिनी बॉल के रूप में, एक छोटे से बॉल के रूप में था, यानी पूरे यूनिवर्स का एक छोटे से टिनी बॉल में कन्फाइंड था, ना? मतलब सारा द्रव्यमान, ब्रह्मांड, आज जो ब्रह्मांड देख रहे हैं उसका सारा द्रव्यमान एक छोटे से गोले में था, गोले में, बॉल में था, टिनी बॉल में। इसे कहा जाता था सिंगुलैरिटी। बिग बैंग थ्योरी बता रहा हूं मैं, ना, बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ तो एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थ्योरी। शॉर्ट में आओ, डिटेल में हम लोग 12th क्लास के एनसीईआरटी में इसको डिस्कस करेंगे। और चूंकि सोलर सिस्टम हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इसलिए ये जरूरी है कि हम थोड़ा यूनिवर्स को समझें कि ओरिजिन कैसे हुई उसको समझें, फिर अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई उसको समझें, और अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसको समझें। मुख्य पॉइंट है। तो पोलैरिटी, यानी आज से 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, 13.8 अरब साल पहले, द होल मास ऑफ यूनिवर्स वाज कन्फाइंड इनटू अ सिंगल टिनी बॉल। छोटे से बॉल में सारा जो द्रव्यमान है वो निहित था। और सोचिए आप, छोटे से बॉल में सारा अगर द्रव्यमान है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी, पोलैरिटी, पोलैरिटी, एकांकी परमाणु, हिंदी में इसे एकांकी परमाणु कहा गया। और इसकी डेंसिटी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। डेंसिटी इनफाइनाइट क्यों होगी, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ही छोटा है और मास बहुत अधिक है, इनॉर्मस मास है छोटे से वॉल्यूम में, तो डेंसिटी इनफाइनाइट होगी। और इनफाइनाइट डेंसिटी के कारण क्या हुआ, ये समझना है यहाँ पर, है ना। इनफाइनाइट डेंसिटी के कारण सबसे पहले एक्सपेंशन हुआ, है ना। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ। और वो एक्सपेंशन क्यों हुआ उसे हमें समझना होगा, है ना। इस छोटे से टिनी बॉल का एक्सपेंशन कैसे हुआ, है ना, एक्सपेंशन कैसे हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कि डेंसिटी जब इनफाइनाइट होगी, है ना, तो जब इनफाइनाइट होगा इसके पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन होगी, पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन होगा। और कॉलिजन होने के कारण, पार्टिकल्स के बीच में कॉलिजन होने के कारण, है ना, ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड करने, तब बोला जाता है कि एक्सप्लोजन शुरू हुआ। एक्सप्लोजन मतलब, हाँ, और ये जो सिंगुलैरिटी है वो जो मैटर है अंदर, है ना, उस सिंगुलैरिटी के अंदर वो एक्सपैंड करने लगे। आफ्टर विस्फोट के बाद वो मैटर जो है एनर्जी, सबसे पहले एनर्जी एक्सपैंड करना, एक्सप्लोजन के बाद करना, ठीक है, एनर्जी एक्सपैंड करना हुआ। और कुछ ही समय के बाद, यानी विद इन 1 मिनट,
विद इन फर्स्ट जो एक्सप्लोजन के बाद जो एनर्जी निकली, फैलने लगा एनर्जी, और पहले ही 3 मिनट पहले 3 मिनट के अंदर पहले परमाणु का निर्माण हुआ। समझ गए सीक्वेंस? आज से 13.8 years ago the whole mass of universe was confined in a single ball which was called as singularity, यानी उसे क्या कहा गया? एकांकी परमाणु। और उसका डेंसिटी, उसका घनत्व इतना अधिक था कि पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन हुआ, कोलिजन के कारण टेम्परेचर राइज होता गया, हीट जनरेट होने के कारण, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसमें एक्सप्लोजन हो गया, है ना, एकांकी सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन हो गया, और एक्सप्लोजन के कारण एनर्जी रिलीज हुई और एनर्जी एक्सपैंड करने लगी और पहले ही 3 मिनट के अंदर एनर्जी किस एटम में, और पहले फर्स्ट एटम का फॉर्मेशन हुआ, फर्स्ट मास का फॉर्मेशन हुआ, और धीरे धीरे ये एनर्जी अभी भी मैटर में कन्वर्ट हो रही है, एनर्जी धीरे धीरे मैटर में और इसी एटम से आपका, हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी में, तो याद रखना है एनर्जी एक्सपैंड होने लगी, एनर्जी एटम्स, है ना, पहला एटम बना के अंदर, और इन्हीं एटम से हमारा जो है ये एटम जो था बाद में वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन था, और इसी से हमारा नेबुला बना, नेबुला गैस का बादल, क्लाउड ऑफ गैस, जिससे गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, और गैलेक्सी के अंदर स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ, और स्टार्स से अलग होकर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, स्टार्स से कुछ मास अलग हो गए और स्टार्स के चारों तरफ ही रिवॉल्व करने लगे, फिर प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रोसेस को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग बिग बैंग थ्योरी को 12th क्लास के एनसीईआरटी। अभी के लिए फिलहाल आप ये ध्यान रखें तो यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ? यूनिवर्स मींस कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सी। कैसे बना? तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सिंगुलैरिटी में एक्सप्लोजन हुआ आज से 13.8 years ago, और एक्सप्लोजन के बाद एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी एक्सपैंड होने लगी, है ना, और एनर्जी पहले ही 3 मिनट के अंदर एनर्जी कन्वर्ट होने लगी मैटर में, है ना, एनर्जी कन्वर्ट होने लगी मैटर में, और पहले 3 मिनट के अंदर फर्स्ट एटम का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि मैटर्स कैसे बना है? एटम से, परमाणु से बना है। पहले एटम का फॉर्मेशन हुआ, और उसमें मोस्टली किसके एटम थे? हाइड्रोजन और हीलियम के एटम थे, और लिथियम भी ले सकते हैं, सम ट्रेसेस ऑफ लिथियम, है ना, जो लाइटर जो एलिमेंट्स है उसके एटम्स का फॉर्मेशन, और उसी हाइड्रोजन गैस से नेबुला का फॉर्मेशन हुआ। नेबुला मींस क्लाउड ऑफ गैस, क्लाउड ऑफ गैस बना, और वो गैस बाद में गैलेक्सी में कन्वर्ट होने लगा, गैलेक्सी में सारी मिलियंस ऑफ गैलेक्सी का फॉर्मेशन, गैलेक्सी के अंदर स्टार्स का फॉर्मेशन होने लगा, जो लोकल क्लम्प ऑफ गैसेस थे, जो गुच्छे थे, लोकलाइज जो क्षेत्रीय गुच्छे थे गैस के, वो मिलकर क्या बनाने लगे? स्टार्स, और स्टार्स से ही कुछ मास अलग होकर क्या बन गए? प्लैनेट्स। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन इतना ये सिंपल है नहीं, इसके पीछे फिजिक्स के बहुत सारे लॉ हैं, तो हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी में, है ना। और साथ ही साथ बिग बैंग को बाद में मॉडिफाई भी किया गया इन्फ्लेशन थ्योरी के द्वारा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के एनसीईआरटी में। अभी फिलहाल के लिए इतना। तो यूनिवर्स से गैलेक्सी बना, और गैलेक्सी के अंदर कई सारे, हर गैलेक्सी के अंदर कई सारे स्टार्स, मिलियंस ऑफ स्टार्स बने, और उसमें से एक स्टार था सन। सन इज अ मीडियम साइज स्टार। स्टार्स भी दो तरह के होते हैं, मीडियम साइज स्टार्स एंड लार्ज जायंट स्टार्स। तो मीडियम साइज स्टार उसको कहा जाता है मास सन के मास के 5 गुने से कम हो, है ना, वैसे स्टार्स को मीडियम साइज स्टार्स कहा जाता है, सन लाइक स्टार कहा जाता है, और जिनका मास सन के मास से 5 टाइम से, उन्हें कहा जाता है मैसिव स्टार्स। कई सारे स्टार, तो सन मीडियम साइज, और मैंने बताया कि स्टार्स से प्लैनेट्स का हुआ, और उसमें शुरुआत में 9 प्लैनेट थे, बट 2006 में प्लैनेट्स के न्यू डेफिनेशन के अनुसार प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, और अभी हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे आगे देखिए, सोलर सिस्टम की अगर बात करें, सोलर सिस्टम सन, 8 प्लैनेट्स हमने डिस्कस, satellites, some other celestial bodies known as asteroids and form the
solar system. We often call it a solar family. The तो डेफिनेशन को बहुत अच्छे से यहाँ पे समझना है, बेसिक लेवल समझ रहे हैं हम लोग, 6 क्लास की एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ से समझना है कि सोलर सिस्टम क्या है। सोलर सिस्टम क्या है? सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, हर प्लैनेट्स के सैटेलाइट है। अगर हम मरकरी और वीनस को छोड़ दें, 8 प्लैनेट मरकरी और यानी बुध और शुक्र को छोड़ दे, तो बाकी ग्रहों के पास सैटेलाइट्स हैं। और जो इनर प्लैनेट्स हैं उनके पास कम सैटेलाइट है। जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर के बाद वाले, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उनके पास बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। तो सैटेलाइट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। और सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, अदर सेलेस्टियल दूसरे खगोलीय वस्तुएं भी हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड है। एस्ट्रॉइड को समझ, एस्ट्रॉइड क्या है? एस्ट्रॉइड को ग्रह कहा जाता है। एस्टेरॉइड्स को ग्रह कहा, क्या होते हैं एस्टेरॉइड? क्या होते हैं ग्रह? ग्रह की बात करें तो यहाँ पे शुद्ध ग्रह 12th क्लास की एनसीईआरटी में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्योंकि इसका फॉर्मेशन प्लैनेट्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो जब प्लैनेट का फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे तो वहां पे क्षुद्र ग्रहों के फॉर्मेशन, एस्टेरॉइड के फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन शॉर्ट में बताता हूं क्षुद्र ग्रह है क्या, एस्टेरॉइड्स क्या है। एस्टेरॉइड्स मार्स और जुपिटर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मार्स और जुपिटर के बीच, ये जुपिटर है, मार्स और जुपिटर के बीच उपस्थित वो खगोलीय वस्तु हैं, वैसे सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए, यानी एस्ट्रॉइड्स आर रेमेनेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। वैसे प्लैनेटेसिमल्स, प्लैनेट से पहले एक स्टेज आता है प्लैनेटेसिमल, ग्रहाणु। तो वैसे ग्रहाणु, वैसे प्लैनेटेसिमल्स जो प्लैनेट्स नहीं बन पाए। अब इसको यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। जब प्लैनेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, मैंने बताया आपको कि स्टार्स जो था, स्टार्स के अंदर कोर डेवलप हुआ, तो लोकल क्लम्प ऑफ गैस थे नेबुला के अंदर, क्लाउड ऑफ गैस, क्या बना? गैलेक्सी। अभी गैलेक्सी के अंदर लोकल क्लम्प ऑफ गैस, यानी गैसों के क्षेत्रीय गुच्छे डेवलप होने लगे, और उस गुच्छों के अंदर कोर डेवलप होने लगा, केंद्र बनने लगा, यानी ज्यादा से ज्यादा मैटर केंद्र में जमा होने, और कोर में टेम्परेचर बढ़ने के कारण न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हुई, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया, न्यूक्लियस आपस में हीलियम बनने लगे, और ये न्यूक्लियस कोर था वो बन गया स्टार, कोर था क्या? स्टार। समझ गए? नेबुला, क्लाउड ऑफ गैस, जो बाद में क्या बोला? गैलेक्सी। और उस नेबुला के अंदर, उस गैलेक्सी के अंदर लोकल क्लम्प ऑफ गैसेस थे। लोकल क्लम्प में क्षेत्रीय गुच्छे, गैस के गुच्छे डेवलप होने लगे, और उस गुच्छों में भी ज्यादातर मैटर का जमा होने लगा कोर में। अब कोर में मैटर जमा होने लगा तो कोर डेंस होता, डेंस होने के कारण पार्टिकल्स के बीच कॉलिजन बढ़ा, और कोर का टेम्परेचर, केंद्र का तापमान, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे 150 लाख डिग्री सेल्सियस पर न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई। यानी जो हाइड्रोजन एटम थे वो के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर हीलियम के न्यूक्लियस बनाने लगे, और इसमें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होने लगी। दैट इज द सोर्स ऑफ अ स्टार। यानी ये कोर क्या बन गया? ये तारा बन गया। और बाकी जो मैटर था कोर का हिस्सा नहीं बन पाया, वो इस कोर के सॉल्व करने लगा, है ना। जो कोर का हिस्सा नहीं बन पाया, कोर तो स्टार बन गया, और जो कोर का हिस्सा नहीं बन पार्टिकल्स, तो मैटर, वो कोर के चारों तरफ रिवॉल्व करने लगे प्लेट्स के फॉर्म में, तस्तरी के रूप में। क्या कहा गया? यानी ये तस्तरी, डिस्क, डिस्क का गैसियस डिस्क, गैस के बने थे ये डिस्क, है ना। ये डिस्क कोहेसिव फोर्स के कारण, संजक बल के कारण, ये डिस्क एक नियरली स्फेरिकल बॉडी, यानी समझ गए डिस्क से प्लैनेटेशन कैसे बना, और बड़ा ग्रहाणु, बड़ा प्लैनेटेशन छोटे ग्रहाणु को आपस में अट्रैक्ट करके
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या इट्स यानी बड़े ग्रहाणु को बड़े प्लैनेट से छोटे प्लैनेट अपनी ओर आकर्षित करके आपस में जोड़ लिया, जोड़कर बन गया बड़े प्लैनेट्स, ग्रह। तो प्लैनेटेसिमल समझ में आ गया, ग्रहाणु समझ में आ गए। अब ऐसे ग्रहाणु, ऐसे प्लैनेटेसिमल जो ग्रह नहीं बन पाए, वो आज भी मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट में सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं। यानी एस्टेरॉइड्स क्या है? एस्टेरॉइड्स वैसे प्लैनेटेसिमल्स हैं, वैसे ग्रहाणु हैं जो ग्रह नहीं बन पाए। क्यों नहीं ग्रह बन पाए? क्योंकि जुपिटर बड़ा ग्रह था, ग्रेविटी से इन्हें दूसरे प्लैनेटेसिमल के साथ जुड़ने नहीं दिया और उन्हें ग्रह नहीं बनने दिया। यही कारण है कहां और जुपिटर के बीच मिलते हैं, है ना, क्योंकि जुपिटर का साइज इतना बड़ा था कि उसने प्लैनेटेसिमल को दूसरे प्लैनेटेसिमल से जुड़ने नहीं दिया और इसके कारण प्लैनेटेसिमल को ग्रह में कन्वर्ट होने नहीं दिया, और जिसके कारण, है ना, ये जो प्लैनेटेसिमल्स है अभी भी उसी रूप में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, मार्स और जुपिटर के बीच, जिन्हें कहा जाता है एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में एस्टेरॉइड के अलावा मेटेओराइट्स भी हैं, मेटेओराइट्स भी हैं। मेटेओराइट्स क्या होते हैं? उल्का पिंड कहा जाता है। मेटेओराइट्स क्या है? इनका निर्माण कैसे हुआ? तो जब प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, जब दूसरे खगोलीय वस्तुओं कराते हैं तो इनके जो डेब्रिज हैं, वो डेब्रिज जो क्रिएट होते हैं, जो पूरा बनता है, वो सूर्य के चक्कर लगाने लगता है एलिप्टिकल पाथ में, है ना, अर्धवृत्ताकार पाथ में घूमने लगता है। जो डेब्रिज है, जो कूड़ा है, जो पत्थर है, उसी को कहा जाता है मेटेओराइट्स, है ना, उल्का पिंड। और कभी कभी ये उल्का पिंड घूमते हुए जब सूर्य से काफी दूर होते हैं तो दूसरे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण में के कारण आकर्षित हो जाते हैं, ग्रह की ओर, दूसरे प्लैनेट्स की ओर आकर्षित हो जाते हैं और उनके एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो डेब्रिज क्रिएट हुआ है ना, कूड़ा जो क्रिएट हुआ, अब घूमते हुए कभी ये, मान लीजिए, जुपिटर के एटमॉस्फेयर से अट्रैक्ट हुआ, कभी कभी पृथ्वी, और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर करने के कारण एटमॉस्फेयर जो धूल कण है, जो डस्ट पार्टिकल है, फ्रिक्शन, घर्षण के कारण उसमें आग लग जाती है। समझ गए? जो जो प्लैनेट्स हैं दूसरे खगोलीय वस्तु से बड़ी टकरा रहे हैं, टकराने के कारण डेब्रिज क्रिएट हो रहा है, कूड़ा क्रिएट, और वो जो डेब्रिज है घूमते हुए कभी जब दूर होते हैं, जाते हैं, अट्रैक्ट हो गए गुरुत्वाकर्षण में, और एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं, और उस टकराकर फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, आग लग जाती है, और ऐसे उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मिटियोर्स, उसे कहा जाता है मिटियोर्स। और कभी कभी ये इतने बड़े होते हैं, पूरी तरह से जल नहीं पाते एटमॉस्फेयर में, है ना, वायुमंडल में, और आधा जला हुआ गिरता है सतह, उसे कहा जाता है मिटियोराइट्स, मिटियोराइट्स, उल्कास्म कहते हैं। और मिटियोराइट्स क्या था? ये जो डेब्रिज है, जो डेब्रिज क्रिएट हुए, जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, उसे कह रहे हैं यानी उल्का पिंड। और जब ये पिंड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, है ना, वायुमंडल में इंटर करते हैं, तो फ्रिक्शन के कारण उनमें आग लग जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? मिटियोर का। और जब आधा जला हुआ उल्का जब पृथ्वी पर गिरता है तो उसे कहा जाता है उल्कास्म, यानी मिटियोराइट्स। ये डिफरेंस है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम सौरमंडल को समझे, सूर्य और उसकी जो फैमिलीज हैं। आपने यहाँ पे देखा, है ना, कि हमने सोलर सिस्टम, अब यहाँ पे सब फर्स्ट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है, जो फादर है इस फैमिली का, वो है सन। सूर्य इज द फादर ऑफ, आई फादर, बिकॉज़ इट इज सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। और जो परिवार में जो ऊर्जा का स्रोत होता है, वही होता है पिता, है ना। तो सूर्य पिता है,
सोलर सिस्टम में जितनी भी खगोलीय वस्तु जो भी मेंबर्स है, सबके एनर्जी का सोर्स क्या है? एकमात्र सोर्स सूर्य है। क्यों है सोर्स? क्योंकि सन इज अ स्टार, सन एक तारा है। तारा क्या होता है? तारा वह खगोलीय पिंड है जिसके कोर में, जिसके केंद्र में नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है। यानी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में करके हीलियम बनाते हैं और इसके कारण ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। वही तारों के एनर्जी का सोर्स है, वही सन के भी एनर्जी का। और यही कारण है कि फैमिली का फादर कहा जाता है। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सेंटर में क्यों है? पिता जो है में या माता जो है, जो भी अर्न कर रहे हैं, है ना, जो भी इकोनॉमिकली अर्न कर रहे हैं, जो ऊर्जा का स्रोत फैमिली के सेंटर में होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन का अगर फॉर्मेशन देखें, है ना, सन का फॉर्मेशन देखें तो सूर्य बना कैसे है? सूर्य के कोर में आपको ये बना है लोकल क्लम्प ऑफ गैसेस से। स्टार कैसे बना? लोकल क्लम्प गैसेस से कोर का फॉर्मेशन हुआ। लोकल क्लम्प ऑफ गैसेस मींस गैस के गुच्छे। और कौन सा गैस? हाइड्रोजन मोस्टली। और इस हाइड्रोजन जमा होने की बड़ी कॉन्ट्रैक्शन, टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 10 लाख डिग्री सेल्सियस पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन शुरू हुआ, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हुई। और यहाँ से है क्या? सन क्या है? डेफिनेशन है सन एस्फेरॉइड मेड अप ऑफ प्लाज्मा। सन एक गोला है, गैस का गोला, क्योंकि प्लाज्मा से बना है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, है ना, पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब जब गैस को आप बहुत गर्म करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो आयनाइज हो जाता है ना, आवेशित हो जाता है, तो यही प्लाज्मा कहा जाता है। अब आप सोच जो है वो इतने गर्म स्थिति में है, तो इतने टेम्परेचर जो गैस होगा वो आयनाइज हुआ है। सन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। यहाँ लिखा हुआ है कि मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। हॉट गैसेस में वही प्लाज्मा, है ना, जब गैसेस बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर पे होंगे तो वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी वो गैस आयोनाइज हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन रहेगा ही नहीं, हो जाएगा H+, या हीलियम नहीं रहेगा, वो बन जाएगा He2+। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ध्यान देंगे, जो सन है वो क्या कर रहा है? पूरे सोलर सिस्टम को बांध कर रखा है। जैसे जो हेड होता है फैमिली का, वो सारे मेंबर्स बांध कर रखता है, सन भी सारे सिस्टम को बांध कर रखा है। कैसे? बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल। सन के पास एक्सट्रीम मास है और उसके कारण वो क्या कर रहा है? सारे मेंबर्स को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, और इसके कारण सारे मेंबर्स सन का चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि सूर्य का सूर्य से सन और इसकी परिक्रमा यानी रिवोल्यूशन कर रहे हैं। क्यों? कारण इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, खींचने के कारण अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी अभिकेंद्रीय बल चाहिए, है ना, चाहिए। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है कौन प्रोवाइड कर रहा है? द ग्रेविटेशनल। और सारे सिस्टम को, सारे मेंबर्स को बांध कर रखा है अपने ग्रेविटेशनल। द सन इज द अल्टीमेट लाइट। भी मैंने बताया सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन आपस में फ्यूज होकर, है ना, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है, केंद्र है, आपस में संलयन करते हैं और हीलियम के न्यूक्लियस बनाते हैं, जिससे हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। But that tremendous heat is not felt so much by us because this is very far away from, यानी इतना हिट है, 150 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सन के कोर का, और उसके फोटोस्फेयर यानी प्रकाश मंडल जो हमें दिखाई देता है, सन का, सन का जो सरफेस हमें दिखाई देता है, वो कोर नहीं है, वो केंद्र नहीं है जहां नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो दिखता ही नहीं हमें। क्या दिख रहा है हमें? एटमोस्फेयर। सन का एटमोस्फेयर हमें दिखाई देता है, तो सबसे
आंतरिक परत है एटमॉस्फेयर, है ना, जो वायु सन के वायुमंडल का आंतरिक परत इंटरनल लेयर है वो हमें दिखता है फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, क्योंकि वहां से लाइट एमिट्स होता है इसलिए उसे प्रकाश मंडल, यानी जो पीला दिखाई देता है ना, हमें आसमान में सन, वो क्या दिखता है हमें, प्रकाश मंडल, फोटोस्फीयर, जो कि सन के एटमॉस्फेयर है, नहीं है जहाँ पे नाभिकीय संरचना। तो वहां से जो हीट एनर्जी आ रही है ना, टेम्परेचर फोटोस्फेयर 1000 डिग्री सेल्सियस, हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी हम बहुत अधिक गर्मी नहीं फील करते हैं, ठीक है, तो जब राइज होता है गर्मी फील करते हैं, लेकिन आसानी नहीं करते हैं क्योंकि अधिक है ना, सूर्य हमसे, सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे ध्यान रखना है कि सूर्य जो है पृथ्वी से 150 लाख, सॉरी 150 मिलियन, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि जो अर्थ है सूर्य के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ, यानी अर्धवृत्ताकार पथ। अब अर्धवृत्ताकार पथ सर्कुलर जो ऑर्बिट होगा, सर्कुलर ऑर्बिट के केंद्र होगा कोई वस्तु, लेकिन पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ वो वृत्ताकार पथ, वो एलिप्टिकल पाथ है। एलिप्टिकल पाथ में क्या, दो सेंटर होते हैं, सन को किस दोनों में से किस सेंटर पे आप इमेजिन कर सकते हैं, और पृथ्वी घूम रही है, तो कभी ये सन से मैक्सिमम दूरी पर हो, कभी मिनिमम दूरी, मैक्सिमम जी, और मिनिमम दूरी को कहा जाता है पेरीजी, सॉरी जी नहीं, क्या कहते हैं, एपहेलियन मींस एपहेलियन एंड पेरियन, उपसॉर्ट एंड अपसॉर्ट, अब कहा जाता है और मीन मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस, लेकिन एवरेज एक डिस्टेंस निकाला गया, तो एवरेज किलोमीटर सूर्य हमसे, क्लियर, तो ये के बारे में है। और बताइए आपको, तो नेक्स्ट लेक्चर में प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, बारे में आज फर्स्ट डे था तो थोड़ा कम ही क्या है, फर्स्ट डे है, ऐसा कनेक्शन बने, और फिर कल से हम कोशिश करेंगे कि खत्म करें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा, अधिक से अधिक लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, है ना, ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों तक ये पहुंचे। फ्री लेक्चर से ध्यान IAS की तरफ से, थैंक यू।